एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप बहुत सारे लोगों ने बोला है मैराथन के लिए वो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आज एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके करीबन 100 क्वेश्चंस अपने आज के वीडियो में डिस्कस करें। ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा है ये एक बुक है जो कि केवीएस टीजीटी की बुक है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और काफी क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी ऑर्गन सिस्टम्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में कितने सिस्टम्स होते हैं, इन्हीं सिस्टम्स के बारे में आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ना है। और 7 सिस्टम है यहाँ पर आंसर के अकॉर्डिंग, जो कि ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाए, बट फिर भी ये 7 सिस्टम जो है यही आपको पढ़ने हैं जो कि आपका पूरा का पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है वो कौन सी होती है, तो जो स्पर्म्स है उनको ही मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ब्रांच ऑफ साइंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरेशन स्टडीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये कौन सी ब्रांच में आता है। तो आपने बहुत सारी जो चीजें हैं इस तरह से पूछते हैं कि इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, ये किस ब्रांच में है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए इसमें भी आपको पता पढ़ना है ये चीजें। यहाँ जो आंसर है कि इन विच ब्रांच ऑफ द साइंस ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरेशन स्टडीज, तो इसका आंसर जेनेटिक्स होगा। बाकी जो साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हैं ये भी आपको लिखना है, फिर याद है तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि साइटोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन है डिफिशियंसी डिजीज आर कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। डिजीज जो है, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन ऐसी चीज है जो आपने पढ़ के ही जानी है और वो क्वेश्चन आने ही आने हैं। डिफिशियंसी डिजीज क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, डिफिशियंसी डिजीज के कॉजेज क्या है, कौन सी डिजीज डिफिशियंसी डिजीज होती है, कौन सी कम्युनिकेबल होती है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने जो नोट्स में लिखा है उसको ढंग से इस चीज को बहुत क्लियर करके रखना है। सो डिफिशियंसी डिजीज जो है वो किस वजह से होती है, आपके पास जो 4 ऑप्शन है वो है प्रोटीन एंड मिनरल्स, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स एंड हाइजीन। तो प्रोटीन एंड मिनरल जो है वही सबसे बड़ा रीजन है डिफिशियंसी डिजीज के होने का, जो कि हम पढ़ते भी हैं। जितने भी हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन, मिनरल्स, उनमें हम चीजें पढ़ते हैं कि किस पर्टिकुलर चीज की डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है। अब आपने जो है विटामिन के जो भी साइंटिफिक नेम है वो भी पढ़ने हैं, अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो एक बार उसको पढ़ लीजिए। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम में बहुत रेयर ही पूछे जाएंगे, और अगर आप इन सबको पढ़ रहे हैं सो आई सजेस्ट कि आप इतने डीप क्वेश्चंस ना पढ़ें, क्योंकि आप में फिजिकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा जेनेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टडी ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज। तो इसे एंजाइमोलॉजी कहते हैं क्योंकि एंजाइम्स की स्टडी के बारे में बात कर रहा है। अब जब क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर आपको नहीं पता होता है, तो आपको उसको पढ़ के कोई ना कोई एक स्मार्ट गेस करना है। यहाँ एंजाइम्स है तो एंजाइम्स जो है वो एंजाइमोलॉजी से उसका ताल्लुकात है, तो आपने उसका नाम डाल देना है, फिर वो ऑप्शन में टिक कर देना है। फिर है स्टडी ऑफ टिश्यू। तो स्टडी ऑफ टिश्यू अभी मैंने पूछा था, साइटोलॉजी है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिख भी दिया होगा अभी तक। उसके बाद इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड इन द काइनेटिक फॉर्म। तो सेलुलर रेस्पिरेशन, आपने जो एनर्जी सिस्टम है उसकी बेसिक तो आपको पता होनी चाहिए। वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एनर्जी सिस्टम में कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है उसमें क्या केमिकल रिएक्शन होता है या फिर क्या प्रोडक्ट्स होते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल एटीपी प्रोड्यूस होता है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में। तो ये क्वेश्चंस जो है ना ये भी आपको थोड़ा सा लिखना है, फिर थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, वो उतना टीजीटी लेवल में नहीं पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है कि इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड इन काइनेटिक फॉर्म स्टोर्ड इन। तो आंसर एटीपी होगा। आप लोग भी साथ साथ जो है इसके आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सो दैट आप खुद को टेस्ट कर पाए कि इसका सही आंसर आपको पता है या नहीं, या फिर आपकी तैयारी जो है वो किस हद तक हो चुकी है। फिर है कैरेक्टर्स थ्रू विच ऑर्गेनिज्म रिसीव एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड रिएक्ट आर नोन एज। तो इरिटेबिलिटी जो है वो एक तरह का स्टिमुलाई है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी इज रिलीज ड्यू टू द बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन, दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज कंबजन, क्योंकि हम बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन की बात की गई है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना इसको थोड़ा आपको अच्छे से समझना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो 2 तरह के प्रोसेस आप पढ़ते हैं, एक तो आपने पढ़ा होगा कैटाबॉलिक जो यहाँ लिखा है, और दूसरा होता है एनाबॉलिक।
ये दो तरह के प्रोसेस होते हैं। अब इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। अगर छोटी छोटी सी चीज़ें आपके दिमाग में रह गई ना, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप श्योर शॉट सही लगा के आएंगे। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है कि कैटाबॉलिक प्रोसेस जब ब्रेक डाउन होता है तो उसे कैटाबॉलिक कहते हैं, और जब भी कंबाइन होती हैं तो उन्हें एनाबॉलिक कहते हैं। बस ये बेसिक सा डिफरेंस है, इससे ज़्यादा डीप आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि कैटाबॉलिक प्रोसेस कौन सा है, तो रेस्पिरेशन एक तरह का कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्लूकोज है वो टूटता है। किसमें टूटता है वो आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल? सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, और जो क्वेश्चन है आपके आएंगे वो एनिमल सेल से आते हैं। प्लांट सेल पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत रेयर है, या फिर अभी तक किसी भी एग्जाम में आपको नहीं मिले होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज आर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल? अब यहाँ पे बात ये है कि प्रोकैरियोटिक होता क्या है। दो तरह की सेल आप पढ़ते हैं, एक होती है आपकी यूकैरियोटिक्स और एक होती है प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो है, पी फॉर प्रो, मतलब पुरानी सेल्स जो हैं जिनके ऑर्गेनलीज जो है वो बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं है, उनके साइज बहुत छोटे होते हैं, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपके कौन से हैं जो ऑर्गेनलीज, ऑर्गेनलीज कहते हैं सेल के ऑर्गन्स को, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। तो कौन से ऑर्गेनलीज प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं? तो आपने ए और बी दोनों नहीं होते हैं, इसलिए जो आपका ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क रिएक्शन टेक प्लेस। ये सेल जो है प्लांट सेल का क्वेश्चन है, तो हम इसे छोड़ देते हैं, वो क्वेश्चन जो हमारे काम के नहीं उसको हम छोड़ते जाएंगे। फिर है प्रोकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो किस में है? तो दोनों ही बैक्टीरिया और फंजाई में जो है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स ही पाई जाती हैं। फिर है एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड जो है क्या, आपने पढ़ा है न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम पढ़ते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम अलग अलग फॉर्म्स में पढ़ते हैं। एक होता है आपका मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब जिसमें सिंगल शुगर होता है, सिंगल मॉलिक्यूल शुगर का, उसको हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। तो आपका जो ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, ये जो है आपकी मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में आते हैं। जो आपका मोनोसैकेराइड है, हमेशा जो ग्लूकोज है वो मोनोसैकेराइड में आएगा। तो जब भी सिंगल मॉलिक्यूल होता है तो उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं, डबल होता है तो डाइसैकेराइड कहते हैं, और जब दो से ज्यादा होते हैं तो उन्हें पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो सेलुलोज जो है वो एक तरह का पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है। तो ये सब चीजें अगर आपके दिमाग में रहती है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और या फिर इनसे और भी कुछ और क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है तो आप सही आंसर लगाकर आ सकते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं और ऐसे कोई कंफ्यूजन है। फिर क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो भाई किसी भी सेल के न्यूक्लियस में जो है वो प्रोटीन ही सबसे ज्यादा पाया जाता है, 85% होता है, क्योंकि उसमें होता है डीएनए, आरएनए, और वो बने प्रोटीन से होते हैं। तो इसलिए जो परसेंटेज ऑफ प्रोटीन है वो अराउंड 80% होता है, कहीं 85% लिखा है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ए सही हो जाएगा। फिर है क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर आर असिस्टेड बाय। तो जो भी क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स हैं वो डीएनए प्रोटीन द्वारा असिस्टेड होते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सभी को पता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। जितने भी सेल के ऑर्गेनेलीज हैं, ये बात कल भी हमने की थी, आप वो किस नाम से जाने जाते हैं, फिर उनका मेन फंक्शन क्या है, उसके लिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एक सिंगल परसेंट भी कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है उसमें। फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि ये आपके प्लांट सेल से आता है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो है वो होता है प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्यों होता है? क्योंकि जितनी भी लाइफ की प्रॉपर्टीज हैं वो प्रोटोप्लाज्म में पाई जाती हैं, और वो एक लिविंग सेल होता है, फिर लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए प्रोटोप्लाज्म को हम फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। साइटोप्लाज्म भी एक तरह का प्रोटोप्लाज्म है। फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम को हमने कल पढ़ा था, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो उसका फंक्शन हो जाएगा। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, आपका जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन है वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। और फिर क्वेश्चन आता है कि एनारोबिक कहाँ होता है, तो जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली जैसा होता है जो किसी भी सेल में जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं वो उसमें तैर रहे होते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल एटीपी है। रेस्पिरेटरी कॉफिशिएंट ऑफ शुगर, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, नई चीज है।
रेस्पिरेटरी कॉफिशिएंट क्या होता है, इसको आर क्यू के नाम से जानते हैं, विच इज रेस्पिरेटरी कॉफिशिएंट। अब रेस्पिरेटरी कॉफिशिएंट होता क्या है कि किसी भी चीज को या फिर किसी भी अपने फैट लिया है, मतलब कार्बोहाइड्रेट लिया है, प्रोटीन लिया है, वो कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पर, मतलब वो कितना ऑक्सीजन लेता है और कितना CO2 छोड़ता है, उसी कॉफिशिएंट को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी कॉफिशिएंट। यहाँ पे पूछा है शुगर का यानी कार्बोहाइड्रेट का पूछा है। जो शुगर है वो, उसका जो आरक्यू है वो होता है 1, एग्जैक्टली 1 होता है उसका रेस्पिरेटरी कॉफिशिएंट। जो फैट्स हैं उनका होता है 0.7, और जो प्रोटीन है, प्रोटीन ही है ये, उसका होता है 0.5। तो होता है रेस्पिरेटरी कॉफिशिएंट कि वो जितना अमाउंट ऑफ या फिर वॉल्यूम ऑफ CO2 छोड़ते हैं उतने किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के लिए, उसे ही हम रेस्पिरेटरी कॉफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पर लिखा है <1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, एंड बी, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा नन ऑफ दीज। अभी थोड़े से रेयर क्वेश्चंस हैं बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके न्यूट्रिशन से भी आते हैं और कहीं ना कहीं आप हेल्थ एजुकेशन में भी इन्हें कंसीडर कर सकते हैं, इसलिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो एक रेस्पिरेटरी कॉफिशिएंट नई चीज है जो आप लिख सकते हैं अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो एक मॉलिक्यूल का, एक ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो वो कितने एटीपी फॉर्म करता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 38 एटीपी। यहाँ पर जो भी ऑप्शन है उसमें 38 वैसे सही आंसर है। और अगर हम एक अगला क्वेश्चन लिखा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो अगर हम इस 38 एटीपी को एनर्जी के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 686 kcal। तो यहाँ आपके आंसर में 673 लगा देते हैं क्योंकि काफी क्लोज है, बट 686 इसका करेक्ट आंसर है। अब जो बुक है उसमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि कहीं मिस टाइप हो गया हो या फिर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है हर किताब में, तो जो भी हैं कोशिश करेंगे कि हम उनको भी साथ में सही करते जाएं। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड इन एरोबिक ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर पूछा है कि एरोबिक ऑक्सीडेशन में कौन सा फॉर्म होता है, इन्होंने आंसर जो है वो लगा रखा है इथाइल अल्कोहल। तो उस हिसाब से जो क्वेश्चन है वो एरोबिक नहीं अनएरोबिक होना चाहिए, क्योंकि एनएरोबिक ऑक्सीडेशन में इथाइल अल्कोहल जो है वो एक प्रोडक्ट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन डिफरेंस अकर्स इन डीएनए एंड आरएनए। अभी थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है और ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, तो जो आपका डीएनए है ये 2 डीऑक्सी राइबो से बना होता है और ये सिर्फ राइबोज से बना होता है। तो ये तो एक डिफरेंस हो गया, जो कि इसका डिफरेंस है शुगर में। प्रोटीन में ये डबल, यहाँ पे डबल स्ट्रैंड होते हैं, अगर आपने ऐसे डीएनए का डायग्राम देखा हो तो कुछ इस तरह से होता है, और आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। बने तो दोनों प्रोटीन से ही है यानी न्यूक्लियोपेप्टाइड से बने हैं, लेकिन यहाँ पर जो डीएनए है उसमें डबल होता है और आरएनए में सिंगल होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसलिए बोथ इन शुगर एंड प्रोटीन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैसेंजर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आर। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो मैसेंजर है वो कौन होता है, उसका जो मैसेंजर है वो है mRNA। इसलिए ही इसमें m भी लिखा रहता है, स्मॉल m, क्योंकि ये जो है इसका मैसेंजर है। तो mRNA जो है वो इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मैसेंजर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। वैसे जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा डीप है और उम्मीद ये कि आपसे इतने डीप क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो हम भी इन्हें स्किप कर देते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ने का बहुत खास मतलब है नहीं। इसके बाद ये भी जरूरत नहीं है, फ्यूजन छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। एक क्वेश्चन फिर यहाँ पे है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। तो सेल डिवीजन कब नहीं होगा, जिसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है वहां सेल डिवीजन नहीं हो सकता है। तो आपने बताना है कि भाई किस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो आरबीसी जो है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अगर आपने आरबीसी डब्ल्यूबीसी इनको पढ़ा है ढंग से तो आपको पता होगा कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता और वहां न्यूक्लियस नहीं है तो सेल डिवीजन भी नहीं हो सकता है, इसलिए जो आपका आंसर है वो सी हो जाएगा। और ये जो है न्यूक्लियस वाली चीज वो पूछ ली जाती है कि इनमें से किस में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो आपका आरबीसी उसके लिए सही आंसर है, ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर हाउ डज सेल डिवाइड्स इन रिप्रोडक्टिव सेल। तो रिप्रोडक्टिव सेल में जो सेल का डिवीजन है वो म्यूसिस के नाम से जाना जाता है, जबकि जो नॉर्मल सेल डिवीजन है वो मेटोसिस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जेनेटिक यूनिट्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। तो आरएनए में होती हैं जो जेनेटिक यूनिट्स है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जब भी पूछे जाएंगे तो आपको 46 टिक करना है, और कभी पेयर पूछा गया तो आपको 23 टिक करना है, चीज ध्यान में रखनी है।
और ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है सेलिवरी ग्लैंड के लिए। अगर पेयर पूछा जाए तो आपको 3 लगाना है, नंबर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स पूछा जाए तो आपको 6 लगाना है। इस चीज को याद रखना है कि अगर वहां पेयर वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा है। फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है इसका आंसर हो जाएगा मेंडल। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है व्हेन इन द 21st पेयर ऑफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स बिकम 3 इंस्टेड ऑफ 2 देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रेजेस अप टू 47 व्हिच क्रिएट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो भी है क्रोमोसोम्स, क्योंकि नॉर्मल 46 ही क्रोमोसोम्स होते हैं, बट अगर 47 हो जाते हैं तो उस तरह के डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, उसे डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। डाउन सिंड्रोम में जो है वो क्रोमोसोम्स की जो पेयरिंग है उसमें ही प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। फिर है टर्नर सिंड्रोम। क्या होता है? तो टर्नर सिंड्रोम जो है वो सिर्फ फीमेल में पाया जाता है, और में अगर सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है तो उसे बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। वैसे फीमेल में 2 एक्स जो है डबल एक्स होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आप छोड़ दीजिए, अगर आपको पढ़ना है तो आप खुद पढ़ सकते हैं, बट हम फिलहाल छोड़ ही देते हैं। हाँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस हम छोड़ देते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल्स। तो आपने मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो तो 46 होते हैं, अभी हमने पढ़े। लेकिन अगर मेल की बात करें तो वहाँ 44 एक्स और वाई होता है, जबकि फीमेल में 44 एक्स और एक्स। ये 44, 45, 46, तो इस तरह 46 हो गए। तो ये अगर आपसे मेल का पूछा जाए तो आपको 44 एक्स वाई लगाना है, फीमेल का पूछा जाए तो 44 एक्स एक्स लगाना है, वो आपका आंसर होगा। पर्सन विद विच द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो भैया जो यूनिवर्सल ब्लड ले सकता है वो होता है ए बी, और जो डोनर होता है वो होता है यूनिवर्सल ओ। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आ जाते हैं। पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप कैन रिसीव द ब्लड ऑफ ग्रुप। तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो किससे रिसीव कर सकता है? इसका आंसर ओ ही होगा, वो ओ से ही रिसीव कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी मे बी इन द ब्लड ग्रुप। किसी भी ब्लड ग्रुप के लिए दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका एंटीजन और एक होती है एंटीबॉडी। तो जिसमें जो एंटीजन होगा, अगर ए एंटीजन है तो उसे ए ग्रुप कहेंगे, और उसमें अगर बी एंटीबॉडी यानी वो ए ग्रुप हो जाएगा। अगर किसी में जो है ए एंटीबॉडी है तो वो बी ग्रुप हो जाता है। अगर किसी में ए और बी दोनों ही एंटीबॉडी है तो वो ओ हो जाता है, और किसी में अगर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो वो ए बी हो जाता है। तो ये भी जो चीज है ब्लड ग्रुप से थोड़ी सी है, ऐसी चीज कॉन्सेप्ट बेसिस है जो पूछी जा सकती है। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज एडेड व्हाइल कीपिंग द ब्लड इन ब्लड बैंक। अब जब ब्लड को ब्लड बैंक में रखते हैं, वहां पे प्रिजर्व किया जाता है, तो उसमें ऐड क्या करते हैं? तो एक टर्म है एंटीकोगुलेंट, ये ऐड किया जाता है ताकि जो ब्लड है वो क्लॉट ना हो। तो एंटीकोगुलेंट के नाम पे सोडियम साइट्रेट का यूज किया जाता है, ब्लड में मिलाया जाता है उसको प्रिजर्व करने के लिए। फिर अब बात आती है कि उसे किस टेम्परेचर पे रखा जाता है। डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे जो ब्लड है उसको रखा जाता है, बट फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 35 से 42। तो 35 से 42 के बीच में आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 40। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिंक्ड डिजीज। लिंक डिजीज का मतलब ऐसी डिजीज जो आपके जीन से ट्रांसफर हो जाती हैं, बट ये इसमें जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, तो हम ये दोनों छोड़ देते हैं। इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें जो नाम लिखे हैं बड़े अतरंगे हैं। इसको भी छोड़ सकते हैं। 59 60 में क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो भाई कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के लिए तो ग्लूकोज चाहिए, फैट के सिंथेसिस के लिए फैटी एसिड और ग्लाइसरोल चाहिए, और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड चाहिए। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का भी क्वेश्चन है, और ये पूछा जाता है क्योंकि अभी हमने जो इतने भी डिस्कस किए हैं उसमें गैस्ट्रिक अमाइलेज वाला एक बड़ा कंफ्यूजन था। कई एक किसी ने कमेंट किया था उसमें कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है स्टमक में, बहुत माइनर होता है अगर आप इसको बहुत डीप पढ़ें, बट जो हम जनरल चीजें पढ़ते हैं हमें उसी के बेसिस पे अपने आंसर टिक करने हैं। बहुत ही ज्यादा कई बार अगर आपने चीजों जो है वो पढ़ रखी है रिसर्च लेवल की, और आप टीजीटी का पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो शायद आपके सारे के सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे। तो आपने ये समझना है कि उस पेपर का लेवल क्या है और उसी तरह से उसका आंसर लगाने की कोशिश करना है। क्योंकि अगर आप किसी को जनरल लेवल पे पढ़ेंगे, जैसे हमने अगर बात करें तो हम छोटे लेवल पे सिर्फ ये पढ़ते थे कि आपके जॉइंट्स 6 तरह के होते हैं। जब बड़े हो गए, जब हमने बीपेड किया तो पता चला 3 ही तरह के होते हैं।
तो ये चीज़ें हैं, और हो सकता है आपने 3rd 4th की किताब में देखा होगा, वहाँ पे जब क्वेश्चन ये आता है ना कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट, तो 6 ही आंसर लगते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल पे चीज़ें सॉल्व करनी है, तो आप उसी लेवल तक की चीज़ों को कंसीडर करें, बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, गूगल में तो सब कुछ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस आर कंसिस्ट ऑफ, तो वायरस किससे बने होते हैं? वायरस जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं, आरएनए और डीएनए। जैसे कि आपका जो कोरोना है, सब जानते हैं, वो इन्हीं प्रोटीन से बना हुआ है, आरएनए से। तो न्यूक्लियर प्रोटीन जो है उनसे वायरस बने होते हैं। फिर है वेस्टिजियल ऑर्गन्स, क्या होते हैं? वो ऑर्गन्स जो हैं तो हमारी बॉडी में बट किसी काम के नहीं, उन्हें वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं, जो हमने अपने एंसेस्टर से लिए। तो जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है जो हमारे शरीर में पाया जाता है, वो एक ऐसा ऑर्गन है जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हमारे शरीर में है। फिर क्वेश्चन आता है बोन्स आर मेड अप ऑफ, तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होगा। बोन्स में मैग्नीशियम, फॉस्फेट, फ्लोराइड, कैल्शियम सब होता है, इन सबसे बोन्स बनी होती हैं। और क्वेश्चन में अगर ऑल ऑफ द अबव आंसर ना हो तो आप किस आंसर को टिक लगाएंगे, जरा कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है कई सारे लोग को। ओके, अब हम शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट आ गया, हमने अभी पढ़ लिया सबसे पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हमने सेल्स के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पढ़े इसके बाद अब हम बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम के। तो क्वेश्चन अब हमें मिलेंगे स्केलेटन सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के, तो इन क्वेश्चंस को अपने डिस्कस करेंगे और आगे कोशिश करेंगे कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड, नर्वस सिस्टम के भी क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर पाए। सो क्वेश्चन है स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय फ्लैट बोन्स आर, तो फ्लैट बोन्स की बात आई है। अब बोन्स का क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेसिस पे किया जाता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि बोन्स को हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो हम बोन्स को उनके शेप और साइज की बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। अब कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे यहाँ पर एक लिखा हुआ है, तो होता है आपका फ्लैट बोन्स, दूसरा होता है आपका शॉर्ट बोन्स, फिर होगा आपका लॉन्ग बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स, और एक होता है सिज्मोइड, जिन्हें तिल आकार कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि आपका फ्लैट बोन से कौन सा स्ट्रक्चर बना है, तो एंकल आपके फ्लैट बोन से नहीं बना है, रिस्ट भी फ्लैट बोन से नहीं बना है, स्कल जो है वो फ्लैट बोन से बना है, शोल्डर ब्लेड में जो बोन पाई जाती है वो भी आपकी फ्लैट बोन में आती है। अब क्वेश्चन है वर्टेब्रल कॉलम जो है वो किससे बना है, तो वर्टेब्रल कॉलम जो है वो इर्रेगुलर बोन से बना हुआ है। एंड फिर क्वेश्चन है नंबर ऑफ बोन्स विच कंसिस्ट अपर पार्ट ऑफ द हेड, तो आपके अपर पार्ट ऑफ द हेड जो है वो बात कर रहा है इसका हेड के अपर पार्ट की, विच इज योर फ्रंटल बोन। तो फ्रंटल बोन जो है वो एक ही बोन होती है, तो वो होती है आपकी फ्रंटल बोन। फिर क्वेश्चन है लेफ्ट एंड राइट टेम्पल्स आर फॉर्म्ड बाय, तो इस चीज को तो ढूंढा, और टेम्पल्स में आपके दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, यहाँ टेम्पोरल भी और पेराइटल भी, बट यहाँ जो आंसर लिखा है उन्होंने पेराइटल लिखा है, हेड की जो बोन्स है उसको यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। बट आपके यहाँ दो टेम्पोरल बोन भी होती हैं और उनको भी राइट और लेफ्ट टेम्पल्स में कई जगह लिखा गया है, सो इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग, और जो आंसर है उसमें पेराइटल बोन्स ही दिया हुआ था। फिर क्वेश्चन है ऑक्सीपिटल बोन्स, तो ऑक्सीपिटल बोन्स कौन सी होती हैं, आपके स्कल में टोटल 8 हड्डियां होती हैं, उस 8 हड्डी में जो है उनको याद रखने का तरीका भी है, फेप्टोस, FEPTOS। तो इन फेप्टोस से होती है फ्रंटल, इथमोइड, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल एंड स्फेनोइड। तो जो ऑक्सीपिटल बोन है आपकी, वो आपके पीछे वाले हिस्से में होती है, दिस इज कॉल्ड एज हिंड ब्रेन ऑफ द हेड। फिर है बोन्स विच फॉर्म द लोअर जॉ, यहाँ जितने भी ऑप्शन है वो कहीं भी लोअर जॉ के बारे में नहीं लिखे, जो आपका मैक्सिलरी बोन की बात की गई है वो आपका अपर जॉ होता है, आपका लोअर जॉ है उसका सही आंसर होना चाहिए मैंडिबल। बट क्योंकि यहाँ ऑप्शन मैंडिबल नहीं है तो हम यहाँ पे मैक्सिलरी बोन ही लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने जॉ की बात की है, बट एग्जैक्ट जो चीज है आपकी जो लोअर जॉ होता है वो मैंडिबल होता है। फिर है नेजल बोन इज द बोन ऑफ, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, नोज की ही बोन को हम नेजल बोन कहते हैं और तो किसी को नहीं कहते। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज फॉर्म्ड बाय लैक्रिमल बोन्स, तो जो आई कैविटी है उनसे ही बनी हुई है, आपकी आंख में जो लैक्रिमल बोन्स हैं वो पाई जाती हैं और तो कहीं पाई भी नहीं जाएंगी। फिर है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बैकबोन इन्वॉल्व्स, तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग को इसमें है कि इसका आंसर 26 होगा या 33 होगा।
तो मेरा जो तर्क है 26 का वो ये कि आपके शरीर में होती हैं 206 हड्डियां। अगर आप 206 में वर्टेब्रल कॉलम की 33 हड्डियों को मेंशन करेंगे तो वो 206 नहीं आएंगी। तो यहाँ सिर्फ इतना पूछा है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बैकबोन इन्वॉल्व। अब क्योंकि इसने एक लाइन लिखी है ना फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बैकबोन, तो इसलिए हम यहाँ पे 33 टिक करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में इतना लिखा होता कि वर्टेब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती हैं तो हमने 26 बोन्स ही टिक लगाना है, क्योंकि आपकी वर्टेब्रल कॉलम जो है, हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उससे हैं। वर्टेब्रल कॉलम में सबसे पहले आपका होता है सर्वाइकल। सर्वाइकल रीजन में होती है 7 बोन होती है। फिर होता है आपका थोरेकिक, थोरेकिक में होती है 12। फिर होता है आपका लंबर, लंबर में होती है 5। फिर होता है आपका सैक्रल, सैक्रल में 1 बोन होती है जो कि फ्यूज हुई होती है, उसमें 5 बोन। और फिर होता है कॉकिक्स, जिसमें होती है आपकी 1 होती है बट ये 4 बोन से फ्यूज होके बनता है। तो यहाँ पर इसने ये क्वेश्चन लाइन लिखी है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बैकबोन इन्वॉल्व्स, इसलिए हमने यहाँ पर लिखना है 33 बोन्स। अगर क्वेश्चन ये आता है कि आपकी वर्टेब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती हैं तो वो 26 ही उसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टेब्रल कॉलम कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, ये 1 2 3 4 5, इसका आंसर 5 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, तो वर्टेब्रल कॉलम के इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा। नंबर ऑफ वर्टेब्रा अबव द शोल्डर आर, तो शोल्डर के अबव का जो रीजन है वो होता है आपका सर्वाइकल, और उसमें 7 बोन्स होती है, इसलिए आपका जो आंसर है वो 7 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ थोरेकिक वर्टेब्रा, तो भाई थोरेकिक में अभी हमने देखा 12 होती हैं, लंबर में 5 होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ सैक्रम, तो सैक्रम में अभी हमने पढ़ा था कि कितनी होती है, तो आपके सैक्रम के फॉर्मेशन में होती है 5 बोन। और आपके नीचे लिखा है, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे लिखा है सैक्रम के फॉर्मेशन में कितनी होती है, तो आपकी 5 उसका आंसर हो जाएगा। और कॉकिक्स की जब पूछेगा तो वहां पर आंसर 4 हो जाएगा, बहुत क्लियर सी चीज है। और ऐसे ही आपकी 33 हड्डियां होती हैं फॉर्मेशन में, फॉर्म होने के बाद वर्टेब्रल कॉलम में सिर्फ 26 हड्डियां होती हैं। फिर नंबर ऑफ रिब्स, यहाँ भी जो क्वेश्चन है वो पूछा है नंबर ऑफ रिब्स, तो रिब्स जो है वो होती हैं आपकी 24। पेयर पूछेगा तो होंगे 12। और आपकी जो रिब्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले होती है आपकी ट्रू रिब्स, फिर आपकी होती है फॉल्स रिब्स, और लास्ट में होती है फ्लोटिंग रिब्स। 3 तरह से जो आपकी रिब्स हैं वो होती हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ गया तो आपकी जो 7 है वो ट्रू रिब्स होती हैं। फिर क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ज्वाइंट आर इन्वॉल्व टू ज्वाइन ह्यूमन बोन्स, तो अभी हमने जो बात की थी ज्वाइंट्स की वही है। आपके जो ज्वाइंट्स हैं वो 3 तरह के होते हैं, इनको याद रखने का तरीका है सैड, सैड मत होएगा सुन के, सैड तरीका है खाली। तो एस फॉर होता है आपका सिम्फियार्थ्रोसिस, इसकी स्पेलिंग पर मत जाइएगा, बस सुन लीजिए। दूसरा होता है एम्फियार्थ्रोसिस, और तीसरा होता है डायआर्थ्रोसिस। तो जो सिम्फियार्थ्रोसिस है वो इमूवेबल ज्वाइंट होता है, उसे फाइब्रस ज्वाइंट कहते हैं। दूसरा जो है एम्फियार्थ्रोसिस वो आपका स्लाइटली मूवेबल होता है, उसे कार्टिलेजियस ज्वाइंट्स कहते हैं। तीसरा है डायआर्थ्रोसिस जो कि फ्रीली मूवेबल होता है, उसे साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं। ये 3 नाम है, इनमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना, और ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर पूछा जाए कितने टाइप हैं ज्वाइंट्स के, तो हमेशा 3 लगाने, 6 नहीं लगाने। क्यों? अब टीजीटी में आ गए, 3rd 4th में नहीं हो, ठीक है। तो इमूवेबल ज्वाइंट जो है वो इनमें से किसमें होते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। रिब्स में, क्लाविकल में और स्कल में, इन तीनों में ऑलमोस्ट इमूवेबल ज्वाइंट ही होते हैं। और अगर बहुत सटीक आंसर पूछा जाएगा तो उसका जो आंसर है वो हो जाएगा स्कल। स्कल में होते हैं आपके इमूवेबल ज्वाइंट, क्योंकि जो स्कल की जो हड्डियां हैं, जो भी हैं ज्वाइंट्स हैं, वो सूचर से जुड़े होते हैं, और वो फाइब्रस ज्वाइंट के नाम से जाने जाते हैं, और वो इमूवेबल ज्वाइंट होते हैं। फिर क्वेश्चन है टीबी और फिबुला। टीबी और फिबुला 2 हड्डियां हैं जो आपके फोर आर्म में पाई जाती हैं, सॉरी ये 2 हड्डियां हैं जो आपके पैरों में पाई जाती हैं, टीबी और फिबुला आपके। तो इस दोनों हड्डियां जो हैं इनमें कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है, तो सेमी मूवेबल ज्वाइंट इसमें पाया जाता है, क्योंकि वो दोनों हड्डियां कार्टिलेजिनस ज्वाइंट से जुड़ी होती हैं। फिर क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ मूवेबल ज्वाइंट। अब इसने साफ साफ लिखा है कि मूवेबल ज्वाइंट के कितने टाइप्स होते हैं, तो वो 6 होते हैं। वो 6 कौन से होते हैं, आप सब समझदार हैं, सबको पता है। क्वेश्चन है फिर स्लाइडिंग ज्वाइंट। तो स्लाइडिंग ज्वाइंट तो है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम प्लेन ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है वो आपके रिस्ट में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंज ज्वाइंट इज प्रेजेंट इन, तो बात कर रहे हैं हिंज ज्वाइंट की। हिंज ज्वाइंट में जो मूवमेंट होता है, टाइप ऑफ मूवमेंट, वो होता है आपका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन।
और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं आपके नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, मेटाकार्पल, इन सब में हिंज जॉइंट पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है पीवट जॉइंट। पीवट जॉइंट के बारे में अगर हम बात कर ले, अरे मैं पढ़ा तो था, फिर पीवट जॉइंट फिर से पढ़ रही हूँ क्या, पढ़िए देते हूँ फिर से। फिर हम बात करें पीवट ज्वाइंट के बारे में, तो जो पीवट ज्वाइंट है थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पीवट ज्वाइंट होता क्या है। तो अगर आप कोई बॉटल खोलते हैं, बॉटल का ढक्कन पानी पीने के लिए, तो आपने नीचे का पोर्शन फिक्स करते हैं तब ऊपर का मूव होता है, यानी ऊपर का जो ढक्कन है वो तभी मूव होता है जब आपने नीचे का पोर्शन उसका फिक्स किया होता है। तो इस तरह के जितने भी हमारे बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं, जिससे हम मूवमेंट की बात करें तो वो होता है रोटेशन। और रोटेशन के लिए एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सेस तभी मिलेगी जब एक बोन है फिक्स रहे। तो जब इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं उन्हें हम पीवट ज्वाइंट कहते हैं। जहां भी इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं वो पीवट ज्वाइंट में होते हैं। और एटलस और एक्सिस ये दो बोन है जो आपकी ऊपर की दो वर्टेब्रा है, जो सबसे ऊपर की वर्टेब्रा है जिसे हम C1 कहते हैं, वो एटलस के नाम से जानी जाती है, और जो C2 है वो एक्सिस के नाम से जानी जाती है। तो आपके जो नेक मूवमेंट है, जो रोटेशन हो रहा है, वो एटलस और एक्सिस पे होता है, इसलिए जो पीवट ज्वाइंट है इन दोनों ही जगह पे प्रेजेंट होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। फिर क्वेश्चन है ज्वाइंट ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव बोन्स आर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स बोन्स, अगर आपने इनके डायग्राम्स देखे होंगे, तो इस तरह का जो ज्वाइंट है वो कहाँ होता है, कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट कहते हैं उसको। और ये कहाँ पे पाया जाता है, इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्पल एंड मेटाकार्पल टेक प्लेस ड्यू टू। अब सैडल जॉइंट के अगर हम देखें कि वो होता किस तरह से है, तो आप देखेंगे कि कार्पल और मेटाकार्पल का जो फॉर्मेशन है वो सैडल जॉइंट से हुआ है। अगर आप इसका डायग्राम देखें, अगर आपके पास है तो देन सो फॉर गुड। तो इसका जो आंसर है इसलिए सैडल जॉइंट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी टेक प्लेस ड्यू टू सेल नंबर्स ऑफ। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, बट इसका जो आंसर है वो फर्टिलाइज्ड ओवम होगा। इसकी वजह से जो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी है वो होती है। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ ज्वाइंट्स अकर इन द बॉडी, यानी अब शरीर में कितने ज्वाइंट्स होते हैं। किसी ने काफी रिसर्च करके और रिसर्च गेट से 496 ज्वाइंट्स ऐसा बोला कि होते हैं, जिसमें से काफी जो है वो मूवेबल होते हैं और काफी इमूवेबल भी होते हैं। बट यहाँ जितने भी ऑप्शन है उस हिसाब से कोई भी इससे मैच नहीं कर रहा है, और बुक के हिसाब से जो आंसर है वो 250 था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मसल्स अकर इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो है हम पढ़ते हैं कि करीबन 600 मसल्स होती हैं, और यहाँ पर जो आपका आंसर है वो 600 के करीब जो है उसको आप टिक कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मसल विद रिस्पेक्ट टू टोटल ह्यूमन बॉडी वेट। तो मसल के रिस्पेक्ट में जो है 40% जो वेट है वो मसल का होता है, इसलिए जो इसका आंसर है 45 टिक कर देते हैं। पार्ट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द मसल्स, तो हमारे शरीर में जो है करीबन 75 या 70% वाटर होता है, और उस हिसाब से जो ऑप्शन है वो 3/4 हो जाएगा। मस्कुलर टिश्यूज आर ऑफ। तो मस्कुलर टिश्यू कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका स्केलेटल, जिसको आप वॉलेंट्री मसल के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल को हम इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं। और तीसरी है कार्डियक, जो कि आपकी इनवॉलेंट्री में आती है बट कार्डियक मसल है क्योंकि वो हार्ट में पाई जाती है और उनके जो स्ट्रक्चर है वो थोड़े से अलग होते हैं। तो यहाँ तो आपका आंसर जो है वो 3 टाइप्स हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है विच मसल आर नॉट इन आर कंट्रोल आर नोन एज। तो जब ये बात कर रहे हैं कि कौन सी मसल हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो उन्हें इनवॉलेंट्री के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन जो कार्डियक मसल है वो भी आपकी कंट्रोल में नहीं होती है, और इनवॉलेंट्री मसल ही होती है। फिर है दोज मसल्स विच आर नॉट टायर्ड वाइल वर्किंग एज नोन एज। तो जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं वही वो ऐसी मसल्स होती हैं जो नहीं थकती हैं कभी, और उस हिसाब से जो आपके आंसर है ये सी और बी दोनों होंगे। बट यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इस कंफ्यूजन में आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो था कार्डियक मसल। फिर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फाइबर आर फाउंड इन सच टाइप ऑफ मसल्स विच प्रोड्यूस पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन। अब इसका जो ऑप्शन है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि इसमें हम क्या टिक लगाएं। तो आई जस्ट फाउंड द लॉजिक। अगर हम मसल फाइबर के टाइप्स की बात करें, तो आपके मसल फाइबर दो तरह के होते हैं, जिन्हें आप टाइप 1 कहते हैं, या फिर इन्हें हम कहते हैं स्लो ट्विच। दूसरा है आपका टाइप 2, जिन्हें हम कहते हैं फास्ट ट्विच। तो इस क्वेश्चन में जो स्लो ट्विच है वो फटीग रेजिस्टेंट होते हैं, यानी देर में थकती हैं। उनमें आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मायोग्लोबिन है, उनकी मात्रा ज्यादा होती है। टाइप 1 की बात कर रहे हैं। टाइप 2 जो है वो आपके फास्ट ट्विच होते हैं।
फास्ट ट्विच जो है वो पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं और इनमें जो फाइबर हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका हम बिठाएं तो विच टाइप ऑफ फाइबर आर फाउंड इन सच टाइप ऑफ मसल विच प्रोड्यूस पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन, तो इसलिए हम इसका आंसर मोर लगा सकते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा सटीक क्वेश्चन नहीं है और उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे केवी में नहीं पूछे जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है व्हेन एनी मसल कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट रेस्ट देन इट इज नोन एज। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि अगर कोई मसल बिना रिलैक्स हुए कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसे क्या बोलते हैं, तो दैट इज नोन एज टेटनस। टेटनस वो नहीं है जो आपने डिजीज में पढ़ा है, ये एक फेनोमेना है जब आपकी कोई मसल बिना रिलैक्स हुए कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है बार बार, तो उसे बोला जाता है टेटनस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है द मसल थ्रू विच एक्शन ऑफ अदर मसल इनहिबिटेड इज टर्म्ड एज। तो ये जो है ये चीजें आपकी आती हैं मसल एक्शन से, जिसमें आपका आता है एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट, फिक्सेटर। कह सकते हैं कि बायोमैकेनिक्स किनेसियोलॉजी की चीजें हैं। और कल किसी ने कमेंट में ये भी बोला था कि बायोमैकेनिक्स तो लिखा ही नहीं था। तो भाई फिजिकल एजुकेशन का कोई ऐसा सिलेबस नहीं है, मतलब किसी भी एग्जाम का, DSSB का तो मिला ही नहीं आज तक, किसी के पास हो तो भेज देना टेलीग्राम पे। और यूपीटीजीटी का, केवी का, तो कोई ऐसा सिलेबस नहीं है जो हर एक चीज मेंशन करे जो वो पूछता है। तो कहीं ना कहीं हमारी फील्ड की इसलिए आपको किताबें भी नहीं मिलती हैं, बहुत सटीक किताब मिल जाए, सब कुछ सही मिल जाए, जैसा एग्जाम में पूछा जाता है वैसे ही पूछ ले। तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा नहीं जाएगा। बायोमैकेनिक्स किनेसियोलॉजी से भी चीज़ें पूछ सकते हैं, पूछी जाती हैं। टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में पूछते हैं, एक्सिस प्लेन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। उसके अलावा जो पूछी चीज जाती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पूछा जाता है, एंड कौन से मूवमेंट में कौन सा प्लेन काम कर रहा है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लीवर के बारे में पूछते हैं। और कुछ ये जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके, क्या नाम है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और फोर्स, ये फ्रिक्शन, ये सब आपकी किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स है। तो आप ये कह नहीं सकते कि नहीं पूछा जाएगा, या फिर इस धोखे में ना रहें कि उसमें ही लिखा था तो नहीं पूछेंगे। और अगर आप इस धोखे में हैं तो कहीं ना कहीं आपने फिजिकल एजुकेशन या बीपीएड बहुत ढंग से नहीं पढ़ा है, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेबस वही होता है जो आपने बीपीएड में पढ़ा है। अगर आपने वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ ली हैं, फिर आपको पता है कि आपने कौन कौन से एग्जाम दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आपने सिलेबस भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, द मसल थ्रू विच एक्शन ऑफ अदर मसल इनहिबिटेड इज टर्म्ड एज। तो यहाँ हम न्यूट्रलाइज लिख देते हैं, बट इनको एक्चुअली जो बोला जाता है वो बोला जाता है सिनर्जिस्ट मसल। ये मसल क्या करती हैं कि ये, मतलब जो भी एगोनिस्ट आपकी मसल है, जो मसल काम कर रही हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। जो मसल काम कर रही है एक्चुअली उनको न्यूट्रलाइज नहीं करती हैं, जो मसल उस काम को रोकने में काम कर रही है उसके इफेक्ट को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस तरह से चीजें बहुत ज्यादा डीप समझने के लिए आई थिंक वो आपके टीजीटी लेवल में है नहीं। फिर है व्हाट इज द नेम ऑफ मसल विच प्रोवाइड एक्शन टू लीवर। अब ये वाला लीवर तो बिल्कुल भी नहीं है, ये वाला लीवर है। इन दोनों लीवर में फर्क है। इस लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। इस लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आपको पता है तो बताना। ये लीवर है जो आपका बायोमैकेनिक्स किनेसियोलॉजी वाला है। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ मसल विच प्रोवाइड एक्शन। तो टुवर्ड्स द मोशन जो मसल काम करती है उसे एगोनिस्ट कहते हैं, उस मोशन के अगेंस्ट जो काम करती है उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं। और ये आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। एक दो और कर लेते हैं। क्वेश्चन है ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मसल इज नोन एज मायोलॉजी। लेयर फाउंड इन मिडल ऑफ द बोन इज नोन एज, यहाँ पर जो आपका मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो है कार्टिलेज। बट एक्चुअली में अगर आप बोन की एनाटॉमी पढ़े तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, एंडोस्टियम होता है, पेरोस्टियम होता है। तो किस लेयर के बारे में बात कर रहा है, इतना तो डीप नहीं पूछा जाएगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो कहाँ पर होता है, तो शोल्डर्स में आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। अपने अगले वीडियो में बात करेंगे कुछ और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के क्वेश्चन के, और मैराथन की भी कोशिश करी जाएगी सैटरडे संडे को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।